एक ऐसा देश जहां लोग ताबूतों के पास पूरी रात जुआ खेलते हैं, जहां लाखों लोग कूड़े के ढेर से निकाले गए खाने से अपना पेट भरते हैं। ये सब फिलीपींस की रोजमर्रा की हकीकतें हैं और इस वीडियो में हम इसके पीछे छिपे सच को सामने लाएंगे। हम उन समुद्री खानाबदोशों से मिलेंगे जिन्होंने पानी के भीतर जीने के लिए अपने शरीर को ढाल लिया है और जानेंगे कि क्यों अधिकांश फिलीपीनी लोगों के लिए कार खरीदना लगभग असंभव है। हम उन कब्रिस्तानी बस्तियों में जाएंगे जहां लोग मृतकों के बीच रहते हैं, देश के अजीब समय पालन के नजरिए को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों यह राष्ट्र तलाक पर पाबंदी लगाते हुए भी दुनिया की सबसे जीवंत एलजीबीटीक्यू संस्कृतियों में से एक को अपनाता है। लेकिन सावधान रहें, इन कहानियों में से कुछ परेशान करने वाली हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कैसीनो में जा रहे हैं, लेकिन वहां बीच में एक ताबूत रखा है। फिलीपींस में मृत्यु का अर्थ शांति नहीं होता। यह कई रातों तक चलने वाले जुए और उत्सव का रूप ले लेता है। फिलीपीनी संस्कृति में जब कोई व्यक्ति मरता है तो शोक सभा केवल एक दिन की नहीं होती। ये अनुष्ठान कई दिनों तक चलते हैं, कभी कभी हफ्तों तक, और बड़े सामुदायिक समारोहों में बदल जाते हैं जहां सैकड़ों लोग मृत व्यक्ति के खुले ताबूत के पास खाते, पीते और ताश खेलते हैं। जहां सामान्य रूप से सन्नाटा होना चाहिए, वहां ताश की गड्डियों की आवाजें और विजेताओं के चिल्लाने की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जुए के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, यह लोगों को जगाए रखता है ताकि बुरी आत्माएं मृत व्यक्ति की आत्मा को न चुरा लें। दूसरा, इन खेलों से जीते गए पैसे से परिवार अंतिम संस्कार का खर्च उठा सके। लेकिन इस परंपरा की एक काली सच्चाई भी है। वास्तव में जिन परिवारों पर पहले से ही दुख और इलाज का बोझ होता है, वे अचानक अपने समुदाय के लिए कई दिनों तक चलने वाले महंगे आयोजनों के मेजबान बन जाते हैं। जुए की लत इतनी बढ़ जाती है कि कई लोग अपने मृत रिश्तेदार के पास ही अपनी सारी बचत हार देते हैं। मनीला की झुग्गियों में एक व्यंजन है जिसे पग पग कहा जाता है, जो इंसानी मजबूरी और बुद्धिमत्ता दोनों की चरम मिसाल है। पग पग कोई साधारण बचा हुआ खाना नहीं है। यह वो खाना है जिसे रेस्तरां फेंक देते हैं, फिर उसे कूड़ेदानों से इकट्ठा किया जाता है और दोबारा पकाया जाता है। तला हुआ चिकन, पसलियां, बर्गर, जो भी थोड़ा बहुत खाने लायक होता है, उसे मेट्रो मनीला के फास्ट फूड आउटलेट्स के पीछे से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को समझिए, और हाँ, यह काफी विचलित करने वाली है। कबाड़ी लोग फेंका हुआ मांस इकट्ठा करते हैं, उस पर से गंदगी और धूल साफ करते हैं, फिर उसे अपने मोहल्लों में ले जाते हैं। वहां दूसरे परिवार उसे दोबारा धोते हैं, मसाले डालते हैं ताकि खराब स्वाद छिप जाए, और सब कुछ दोबारा पकाते हैं ताकि जीवाणु मर जाएं। आखिर में तैयार हुआ खाना लगभग 20 सेंट में बिकता है, जो कई परिवारों के लिए दिन का एकमात्र गर्म भोजन होता है। लेकिन इसका स्वास्थ्य जोखिम बहुत बड़ा है। यह वही मांस होता है जो घंटों तक गर्मी में पड़ा रहता है और हर तरह के संक्रमण से भरा होता है। फिर भी लाखों फिलीपीनी लोगों के पास इसे खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि पग पग अब एक पूरी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब पेशेवर पग पग संग्राहक होते हैं जो सबसे अच्छे कूड़ेदान स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ रेस्तरां अब अपने कचरे के भी पैसे लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इसके लिए भुगतान करेंगे। यह मजबूरी अब इतना आम हो गया है कि यह एक व्यवसाय बन चुका है। फिलीपीनी भोजन संस्कृति में एक ऐसी परंपरा शामिल है जो कई विदेशी लोगों को आकर्षक और चुनौतीपूर्ण दोनों लगती है। कमायन, जिसका अर्थ है बर्तनों के बजाय हाथों से खाना। यह केवल कुछ विशेष व्यंजनों या अनौपचारिक मौकों के लिए नहीं है, बल्कि यह एक पारंपरिक सामूहिक भोजन का अनुभव है जिसमें पूरे विस्तृत व्यंजन केवल हाथों से खाए जाते हैं। एक पारंपरिक कमायन दावत में केले के पत्तों को लंबी मेज पर बिछाया जाता है और विभिन्न फिलीपीनी व्यंजन सीधे उन पर रखे जाते हैं। सफेद चावल, ग्रिल किया हुआ मांस, तली हुई मछली, सब्जियां, फल और चटनी। लोग मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और सब कुछ केवल अपने हाथों से खाते हैं। न प्लेटें, न चम्मच, न कांटे, न ही व्यक्तिगत परोसन। समर्थकों का तर्क है कि यह परंपरा सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देती है और असली फिलीपीनी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ विशेषज्ञ स्वच्छता को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। कई लोग एक ही भोजन को छूते हैं, साझा करने वाले उपकरण ठीक से साफ नहीं होते और भोजन की सतहें स्वच्छ नहीं रहती। फिर भी यह परंपरा इतनी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है कि इसे सवाल करना असभ्यता माना जाता है। रेस्तरां इसे गर्व से असली अनुभव के रूप में प्रचारित करते हैं। परिवार विशेष अवसरों पर
कमायन दावतें आयोजित करते हैं। स्कूल कभी कभी सांस्कृतिक शिक्षा के लिए ऐसे आयोजन करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज ने स्वास्थ्य और सुरक्षा से अधिक सांस्कृतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है, जब दुनिया का बाकी हिस्सा स्वच्छता के उच्च मानकों की ओर बढ़ रहा है। फिलीपींस अब भी ऐसी परंपराओं को प्रोत्साहित कर रहा है जो बीमारियों के प्रसार की संभावना बढ़ाती हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में एक ऐसा समुदाय रहता है जो समुद्र जीवन के प्रति इतना अनुकूलित हो चुका है कि वैज्ञानिकों का मानना है उनके शरीर की संरचना वास्तव में बदल गई है। बजाऊ जनजाति, जिन्हें सी नोमैड्स कहा जाता है, अपना पूरा जीवन पानी पर बिताती है। ये सिर्फ कुशल तैराक नहीं हैं। बजाऊ लोग अपनी सांस को लगभग 13 मिनट तक रोक सकते हैं और केवल लकड़ी के बने चश्मों और वजन की मदद से 200 फीट गहराई तक गोता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि उनके शरीर में पीढ़ियों से चले आ रहे समुद्री जीवन ने भौतिक परिवर्तन ला दिए हैं। उनकी प्लीहा सामान्य मनुष्यों की तुलना में 50% का सादा या 50% बड़ी होती है, जिससे वे गहराई में डुबकी लगाने के लिए अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त संग्रह कर सकते हैं। उनकी आंखें पानी के भीतर स्पष्ट देखने के लिए अनुकूलित हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उनके रक्त की रासायनिक संरचना भी अलग है, जो लंबे समय तक बिना सांस लिए रहने में मदद करती है। वे मानो पानी के भीतर जीवन के लिए बनाए गए मनुष्यों की एक उपजाति बन गए हैं। लेकिन यह विकास एक भारी कीमत के साथ आता है। बजाऊ लोगों की किसी भी देश में नागरिकता नहीं है। वे राष्ट्रों के बीच एक कानूनी शून्य क्षेत्र में रहते हैं, जिससे वे हर सरकार के लिए अदृश्य बन गए हैं। इसका अर्थ है कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई सामाजिक सहायता नहीं। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनके पास अस्पताल जाने की जगह नहीं होती। जब तूफान उनकी नावें नष्ट कर देते हैं, तो कोई आपातकालीन सहायता उपलब्ध नहीं होती। उनका पारंपरिक जीवन भी खतरे में है। वाणिज्यिक जहाजों द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने से वे जल क्षेत्र खत्म हो रहे हैं जिन पर वे निर्भर थे। जलवायु परिवर्तन उन मूंगा चट्टानों को नष्ट कर रहा है जहां कभी समुद्री जीवन प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। कई बजाऊ परिवार अपनी नावें छोड़ने और जमीन पर बसने के लिए मजबूर हैं, लेकिन नागरिकता न होने के कारण वे न तो कानूनी रूप से काम कर सकते हैं और न ही संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। सबसे युवा पीढ़ी के सामने असंभव विकल्प है, या तो वे अपनी अद्भुत जल संबंधी क्षमताओं को बनाए रखें और बिना देश के बहिष्कृत बने रहें, या आधुनिक समाज में शामिल होकर उन जैविक परिवर्तनों को खो दें जिन्होंने उन्हें अनोखा बनाया। यह जीवित उदाहरण है कि आधुनिक दुनिया कैसे आदिवासी संस्कृतियों को मिटा रही है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो वास्तव में समुद्र में जीने के लिए विकसित हुए थे। एक छोटा सवाल, आपको क्या लगता है, एक औसत फिलिपीनी व्यक्ति कार पर कितना खर्च करता है? यदि आपने अनुमान लगाया कि यह अमेरिकी या यूरोपीय कीमतों के समान होगा, तो आप पूरी तरह गलत होंगे। फिलीपींस में सरकार ने ऐसा कर प्रणाली बनाई है जिससे 90% आबादी के लिए कार खरीदना लगभग असंभव हो गया है। यहाँ वे कार की कीमत कैसे बढ़ाते हैं? सबसे पहले इंजन के आकार के अनुसार 4% से 50% तक उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। फिर उस पर 12% वैट जोड़ा जाता है। यदि कार आयातित है, जो अधिकांश होती हैं, तो आयात शुल्क मूल्य को लगभग दोगुना कर देता है। सभी करों को जोड़ने के बाद $20,000 की कार की कीमत बढ़कर $20,000 से अधिक हो जाती है। अब सोचिए कि एक औसत फिलिपीनी की मासिक आय केवल $300 से $500 के बीच होती है। इसका मतलब है कि एक साधारण कार खरीदने के लिए 7 वर्षों की कुल आय खर्च करनी होगी, वह भी भोजन या घर के खर्च से पहले। इसका अर्थ है कि कामकाजी वर्ग के लिए विश्वसनीय वाहन का स्वामित्व गणितीय रूप से असंभव है। सरकार दावा करती है कि यह नीति ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह नीति एक कठोर वर्ग विभाजन पैदा करती है। अमीर लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं, जबकि बाकी जनता खतरनाक भीड़ भाड़ वाले जीपनी वाहनों में सफ़र करती है, जो अक्सर खराब हो जाते हैं और जहरीला धुआं छोड़ते हैं। यह परिवहन विभाजन जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। लोग रोजाना 4 से 6 घंटे गर्मी में यात्रा करने में बिताते हैं। वे नौकरी के अवसर खो देते हैं क्योंकि वे शहर के दूसरे हिस्सों में आसानी से नहीं जा पाते। जब आपात स्थिति होती है और अस्पताल पहुंचने के लिए कार नहीं होती, तो छोटी बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं। पुरानी कारों का बाजार तेजी से बढ़ गया है क्योंकि लोग विकल्प खोजने के लिए बेताब हैं। लेकिन 10 साल पुरानी गाड़ियों की कीमत भी इतनी होती है जितनी अधिकांश फिलिपीनी 2 वर्षों में कमाते हैं। कुछ परिवार एक कार खरीदने के लिए पूरी पीढ़ी तक बचत करते हैं। इस बीच वे राजनेता जिन्होंने ये कर लगाए हैं,
उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। उन्होंने कार स्वामित्व को शासक वर्ग के लिए विशेषाधिकार बना दिया है, जबकि बाकी आबादी को परिवहन गरीबी के स्थायी चक्र में फंसा दिया है, जो उन्हें उनके आर्थिक स्तर से बाहर निकलने नहीं देता। मनीला के बीचों बीच हजारों परिवारों ने अपना घर एक ऐसी जगह बना लिया है जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अब जीवित लोगों की बस्ती बस चुकी है। नावोटास पब्लिक सिमेट्री में 6,000 से अधिक लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी झुग्गियां सीधे कब्रों के ऊपर बना ली हैं। परिवार कब्रों पर खाना पकाते हैं, बच्चे कब्रिस्तान की दीवारों को खेल का मैदान बनाते हैं और छोटे व्यवसाय बदले हुए मकबरों से चलते हैं। मनीला में आवास संकट इतना गंभीर है कि गरीब परिवारों के लिए कब्रिस्तान के भूखंड ही उपलब्ध जमीन का आखिरी सहारा बन गए हैं। वे कब्र मालिकों को मासिक किराया देते हैं ताकि कब्रों पर अपनी झोपड़ी बना सकें। इस तरह एक अजीब किराया बाजार बन गया है, जहां मकान मालिक असल में किसी मृत व्यक्ति का परिवार होता है। फिर भी इन समुदायों ने आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई है। कब्रिस्तान में रहने वाले लोग अक्सर पारंपरिक बस्तियों से अधिक मजबूत सामाजिक संबंध रखते हैं। उन्होंने एक अनौपचारिक सहयोग प्रणाली बना ली है, जहां हर कोई एक दूसरे के बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखता है। कुछ लोगों ने तो छोटे पर्यटन व्यवसाय भी शुरू किए हैं, जहां वे जिज्ञासु आगंतुकों को दिखाते हैं कि लोग मृतकों के बीच कैसे जीवन बिताते हैं। अगर आप कभी किसी के देर से आने से परेशान हुए हैं, तो आपने अब तक फिलीपीनी समय का अनुभव नहीं किया। फिलीपींस में तय समय के बाद 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक देरी से पहुंचना असभ्य नहीं माना जाता। यह इतना सामान्य है कि आयोजक लोगों को समय पर बुलाने के लिए कार्यक्रम के आरंभ समय के बारे में झूठ तक बोलते हैं। फिलीपीनी समय का असर हर चीज पर पड़ता है, व्यावसायिक बैठकों से लेकर शादियों और धार्मिक आयोजनों तक। अगर किसी पार्टी का समय शाम 6 बजे है, तो पहले मेहमान आमतौर पर 7:30 बजे तक नहीं पहुंचते और अधिकांश लोग 8 बजे आते हैं। शादी समारोह जो दोपहर 2 बजे तय होते हैं, अक्सर 4 बजे शुरू होते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार जैसे गंभीर अवसर भी अक्सर घंटों की देरी से आरंभ होते हैं। इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। देरी से बैठकों और अधूरे सौदों के कारण व्यवसाय हर साल लाखों डॉलर खो देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो फिलीपीनी साझेदारों के साथ काम करती हैं, हर परियोजना में अतिरिक्त समय जोड़ना सीख चुकी हैं। कुछ विदेशी निवेशक तो केवल इस लगातार देरी की संस्कृति के कारण अपने सौदे रद्द कर देते हैं। सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह सांस्कृतिक आदत समय पर पहुंचने वाले लोगों को सजा देती है। जो लोग समय पर आते हैं, उन्हें घंटों तक अकेले इंतजार करना पड़ता है, जब तक बाकी लोग देर से नहीं पहुंचते समय के साथ। यहाँ तक कि समयनिष्ठ लोग भी इसी आदत को अपनाने लगते हैं ताकि पूरा दिन व्यर्थ न हो। सरकार ने समय की पाबंदी बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं, जैसे जुआन टाइम, जिसमें देर से आना देशभक्ति के खिलाफ बताया गया। सरकारी दफ्तरों में बैठकों के लिए नो लेट एंट्री नियम लागू किए गए। कुछ कंपनियां कर्मचारियों पर देरी के लिए जुर्माना भी लगाती हैं, लेकिन दशकों से चली आ रही यह सांस्कृतिक आदत अब भी दैनिक जीवन का हिस्सा बनी हुई है। अगर आप फिलीपींस जाने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखें, जब कोई कहे शाम 6 बजे मिलते हैं, तो उसका मतलब होता है शायद 7 से 9 बजे के बीच कभी। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है जो आपको हैरान कर देगा। फिलीपींस दुनिया के केवल 2 स्थानों में से एक है जहां तलाक पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा स्थान है वेटिकन सिटी। इसका मतलब है कि 11 करोड़ से अधिक फिलीपीनी शादी तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आई डू कह देने के बाद वे कानूनी रूप से हमेशा के लिए बंधे रहते हैं, चाहे उनका रिश्ता कितना भी दुखद, अपमानजनक या खतरनाक क्यों न बन जाए। फिलीपींस में विवाह से निकलने का एकमात्र रास्ता है एनलमेंट, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी महंगी, जटिल और लंबी है कि आम लोगों के लिए लगभग असंभव है। एनलमेंट की लागत 5,000 से 50,000 डॉलर तक हो सकती है। इसमें वर्षों की कानूनी लड़ाई लगती है और यह साबित करना पड़ता है कि विवाह शुरुआत से ही अमान्य था। आप एनलमेंट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि प्यार खत्म हो गया, या जीवनसाथी ने धोखा दिया, या घरेलू हिंसा हुई। आपको मनोवैज्ञानिक अयोग्यता साबित करनी पड़ती है, जिसके लिए महंगे मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण और विशेषज्ञों की गवाही जरूरी होती है। अमीर फिलीपीनी इस नियम से बचने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वे विदेश जाकर तलाक लेते हैं। वे अमेरिका जैसे देशों में तलाक की प्रक्रिया पूरी करते हैं और फिर फिलीपींस लौट आते हैं, जहां कानूनन वे अब भी शादीशुदा माने जाते हैं, लेकिन व्यवहार में वे फिर से शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
मनीला की उमस भरी झुग्गियों में लोगों ने दुनिया के सबसे परेशान करने वाले कीड़ों में से एक को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। स्थानीय सरकार की 1 पेसो प्रति मच्छर योजना ने एक अजीब अर्थव्यवस्था पैदा कर दी है, जहां लोग जीविका के लिए सचमुच मच्छरों का शिकार करते हैं। यह कार्यक्रम तब शुरू हुआ जब कुछ ही महीनों में डेंगू के मामलों में 40% की वृद्धि हुई, जिससे अस्पताल भर गए और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। कीटनाशक छिड़कने या स्वच्छता सुधारने के बजाय अधिकारियों ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति 5 मच्छर या लार्वा पकड़कर स्वास्थ्य केंद्र में जमा करेगा, उसे 1 पेसो यानी लगभग 2 सेंट दिए जाएंगे। इसके बाद जो हुआ उसने मनीला की झुग्गियों में फैली गरीबी की गहराई दिखा दी। पूरे परिवार अब दिन भर मच्छर पकड़ने में लगते हैं, जैसे कोई खजाने की खोज कर रहा हो। बच्चे स्कूल छोड़कर गंदे पानी में लार्वा खोजते हैं। वयस्क सुबह सुबह उठकर उन मच्छरों को पकड़ते हैं जो दिन की रोशनी में छिप जाते हैं। कुछ लोग इतने कुशल हो गए हैं कि एक दिन में 200 मच्छर पकड़ लेते हैं और लगभग 80 सेंट कमा लेते हैं। इस योजना ने बीमारी नियंत्रण के साथ एक उलटा संबंध भी बना दिया है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने के बजाय अब लोगों के पास उन्हें बनाए रखने का आर्थिक कारण है। कुछ निवासी खुद मानते हैं कि वे उतने ही मच्छर खत्म करते हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण में रहे, लेकिन भविष्य की कमाई के लिए प्रजनन स्थानों को सक्रिय रखते हैं। स्थानीय अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बताते हैं और डेंगू संक्रमण में कमी का हवाला देते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उन्होंने मूल रूप से बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को गरीबों के लिए कमाई का साधन बना दिया है। अगर आप दोपहर के समय किसी भी फिलीपीनी शहर में टहलें तो आप एक ऐसा नज़ारा देखेंगे जो अधिकांश देशों में हैरान कर देगा। हजारों लोग खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर सोते दिखाई देंगे, फुटपाथों पर, पार्क की बेंचों पर, वाहनों के अंदर, यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल की मेज़ों पर भी। फिलीपीनी लोग जहाँ जगह मिलती है वहीं झपकी ले लेते हैं और समाज ने इसे पूरी तरह सामान्य मान लिया है। यह आलस्य या कामचोरी नहीं है, बल्कि यह असंभव जीवन परिस्थितियों से निपटने की एक रणनीति है। औसत फिलिपीनी कामगार रोजाना 4 से 6 घंटे भीड़भाड़ वाले तपते हुए सार्वजनिक वाहनों में सफ़र करता है। कई लोग जीवित रहने के लिए एक साथ कई नौकरियां करते हैं। कुछ रात की पाली में काम करते हैं और दिन में आराम करने के लिए उनके पास कोई निजी जगह नहीं होती, इसलिए वे सड़कों या पार्कों में सोते हैं। मनीला में आबादी का घनत्व इतना अधिक है कि 8 से 10 लोगों के परिवार अक्सर एक ही कमरे में रहते हैं, जहां न तो निजता होती है और न ही शांति। ऐसे में कामगारों के लिए दिन में पार्क की बेंच पर सोना अपने भीड़ भरे घर में आराम करने से आसान होता है। कुछ लोग तो इतने दूर रहते हैं कि दोपहर के भोजन के लिए घर लौटना भी संभव नहीं होता, इसलिए वे जहां जगह मिलती हैं वहीं खाना खाते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। फिलीपींस ने एक भयावह खिताब हासिल किया है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है। इस स्थिति के पीछे गरीबी, कंपनियों की गैर जिम्मेदारी और सरकारी विफलता का ऐसा मेल है जिसने इस सुंदर देश को प्लास्टिक के ढेर में बदल दिया है। किसी भी फिलीपीनी मोहल्ले में घूमिए और आपको तुरंत एक बात नजर आएगी, लगभग हर चीज छोटे प्लास्टिक पैकेट में बिकती है। शैम्पू, खाना पकाने का तेल, सोया सॉस, टूथपेस्ट, कॉफी, चीनी, नमक, यहाँ तक कि एक एक सिगरेट भी छोटे सैशे में पैक होती है। यह सैशे अर्थव्यवस्था इसलिए बनी क्योंकि अधिकांश फिलीपीनी सामान्य आकार के पैकेज नहीं खरीद सकते। जब आपकी दैनिक आय केवल $3 से $5 होती है तो आप $2 में पूरा शैम्पू नहीं खरीद सकते। इसलिए लोग 10 सेंट का छोटा सैशे लेते हैं जो केवल 1 या 2 बार के उपयोग के लिए होता है। इसका मतलब है कि एक सामान्य परिवार केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रति सप्ताह 50 से 100 प्लास्टिक सैशे इस्तेमाल करता है। अब अगर इसे 5 करोड़ गरीब परिवारों से गुणा करें तो हर सप्ताह 1 अरब से अधिक प्लास्टिक सैशे फेंके जा रहे हैं। सोचिए, आपको तुरंत किसी सार्वजनिक शौचालय की जरूरत पड़ जाए और वहां पहुंचकर पता चले कि कहीं भी टॉयलेट पेपर नहीं है। टॉयलेट पेपर की जगह आपको पानी से भरी बाल्टी और टाबो नाम का छोटा प्लास्टिक का बर्तन मिलेगा। उम्मीद यह रहती है कि आप हाथ की मदद से पानी से सफाई करेंगे। कई फिलिपीनी इसे अधिक स्वच्छ और पर्यावरण के लिए बेहतर मानते हैं, लेकिन जिन देशों में टॉयलेट पेपर सामान्य होता है उनके आगंतुकों के लिए यह घबराहट पैदा करने वाली स्थिति बन सकती है। भाषाई उलझन इसे और कठिन बना देती है। अगर आप किसी फिलिपीनी रेस्तरां में नैपकिन मांगते हैं तो स्टाफ इसे महिला स्वच्छता उत्पाद समझ सकता है, जिससे असहज बातचीत और उलझन पैदा होती है। आपको खास तौर पर टिश्यू मांगना पड़ता है ताकि टॉयलेट पेपर जैसा कुछ मिले, और तब भी कई जगहों पर यह उपलब्ध नहीं होता।
यह पानी आधारित स्वच्छता समझ केवल टॉयलेट तक सीमित नहीं है। बहुत से फिलिपीनी व्यक्तिगत सफाई के हर काम में पानी से धुलना पसंद करते हैं और टॉयलेट पेपर को अपर्याप्त तथा बेवजह मानते हैं। उनकी नज़र में सूखे कागज से सफाई करना वैसा ही है जैसे बर्तन को पानी के बजाय सूखे तौलिए से धोने की कोशिश करना। लेकिन सार्वजनिक स्थानों में इस व्यवस्था को संभालने वाला ढांचा अक्सर मौजूद नहीं होता। कई शौचालयों में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए सही व्यवस्था नहीं होती। फर्श लगातार गीले और फिसलन भरे रहते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा बनता है। कभी कभी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी भी साफ नहीं होता और वही पानी फर्श पोंछने के लिए भी आता है। कई फिलिपीनी सच में समझ नहीं पाते कि कोई टॉयलेट पेपर को पानी से बेहतर कैसे मान सकता है और वे पश्चिमी तरीके को बेकार और कम प्रभावी मानते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने आवारा कुत्ते देखे हैं, तो आपने फिलीपींस जैसा दृश्य नहीं देखा। इस देश में अनुमानित 12 मिलियन आवारा कुत्ते शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में खुलकर घूमते हैं, जिससे अनियंत्रित जानवरों की सबसे बड़ी आबादियों में से एक बनती है और हर साल सैकड़ों जाने लेने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा होता है। फिलीपींस की किसी भी सड़क पर चलिए, आपको कुत्तों के झुंड मिलेंगे जिनका कोई मालिक नहीं होगा, न पट्टा होगा और न नियंत्रण का कोई साधन होगा। सरकारी प्रयास इस आबादी को नियंत्रित करने में कभी कभार हुए हैं और कई बार कठोर रहे हैं। इस मुद्दे पर काम करने वाले कुछ पशु कल्याण संगठनों पर काम का बोझ बहुत अधिक है और संसाधन बहुत कम हैं। अगर आप सोचते हैं कि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा हैं, तो आपने कभी फिलिपीनी त्योहार का अनुभव नहीं किया। फिलीपींस में सुंदरता प्रतियोगिताएं केवल आयोजन नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी सांस्कृतिक दीवानगी हैं जो पूरे समुदाय को ठहरने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन ये प्रतियोगिताएं सिर्फ युवतियों के लिए नहीं होतीं। फिलिपीनी समाज ने लगभग हर वर्ग के लिए श्रेणियां बनाई हैं। ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों के लिए मिस गे, गर्भवती महिलाओं के लिए मिस प्रेग्नेंट, बच्चों के लिए लिटिल मिस, बुजुर्ग महिलाओं के लिए मिस सीनियर और बड़े आकार की प्रतिभागियों के लिए मिस प्लस साइज। मिस गे प्रतियोगिताएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और इन्हें बेहद भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। शानदार परिधान, पेशेवर नृत्य संयोजन और गंभीर प्रतिस्पर्धा इनका हिस्सा होती है। ये आयोजन फिलीपींस में एलजीबीटीक्यू समुदाय के प्रति एक आश्चर्यजनक रूप से प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, खासकर जब देश की गहरी कैथोलिक परंपराओं को ध्यान में रखा जाए। समुदाय का इन आयोजनों में जुड़ाव हैरान करने वाला होता है। परिवार अपनी बेटियों के लिए पोशाकें खरीदने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। स्थानीय राजनेता इन्हें अपने चुनावी प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पूरे बरंगाई या मोहल्ले अपने प्रतियोगियों के समर्थन के लिए धन एकत्र करने के अभियान चलाते हैं। हालांकि शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति पर आलोचना की है। उनका कहना है कि ब्यूटी पेजेंट के लिए स्कूल बंद करना प्राथमिकताओं के गलत संदेश देता है। वे मानते हैं कि समुदायों को शिक्षा और शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दिखावे और मनोरंजन पर। यही है असली फिलीपींस, न कि पर्यटन पुस्तिकाओं या राजनीतिक भाषणों में दिखाया गया देश, बल्कि उन 11 करोड़ लोगों का दैनिक जीवन जो कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानियां सुनी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए और याद रखी जानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ फिलीपींस की समस्याएं नहीं हैं, ये मानव समस्याएं हैं जो दिखाती हैं कि जब समाज कुछ लोगों की सुविधा को दूसरों के अस्तित्व से ऊपर रखता है तो क्या परिणाम होते हैं। सवाल यह नहीं है कि फिलीपींस इन चुनौतियों को सुलझा सकता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया उनके संघर्षों से कुछ सीख पाएगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।